ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो शायद आपको पहले से ही पता होगा। अर्थ जो है हमारा ऐसे से थोड़ा ऐसे में चेंज हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है धीरे धीरे। और इसका रीजन क्या है? कुछ ऐसे गैसेस जो कि गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं सूरज की और छोड़ते नहीं, और अर्थ को धीरे धीरे गर्म करे जा रहे हैं। ऐसे गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर्स, ये सभी जिम्मेदार हैं अर्थ को गर्म करने में। इनमें से कुछ चीजों को तो हम काबू में ला भी सकते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है लगभग 0.03%। अगर ये इस अमाउंट से ज्यादा बढ़ने लगता है ना, तो नुकसान की बात है, क्योंकि ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और फिर देखिए, मीथेन भी दिक्कत की बात है। मीथेन निकलता है आपका सब्जियां, फल वगैरह सड़ने की वजह से। और इसका सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है। खुले में सड़ाने की बजाय इसे एक टैंकर में नहीं डाल देंगे और उसके अंदर से फिर बायोगैस भी इस्तेमाल कर लेंगे बना के। और फिर एक बड़ी परेशान करने वाली चीज है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ज्यादातर जो है आपका फ्रिज में, एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार हवा में चला जाए ना, तो ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, साथ ही साथ ओजोन को भी नुकसान पहुंचाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है होता तो ज्यादा नहीं है आसमान में, पर फिर भी खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से अमाउंट इसका बढ़ गया एटमॉस्फेयर में। अब जितने भी गैसेस मैंने आपको बताई है, इन सब को हमें काबू में रखने की जरूरत है। अगर ये इतने ज्यादा अमाउंट में हवा के अंदर रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? टेम्परेचर जो अर्थ का इतना बढ़ रहा है, उससे पोलर आइस कैप्स पिघल रहे हैं। अब आप सोचोगे भाई, पोलर आइस कैप्स पिघलने से हमें क्या दिक्कत है? देखिए, पोलर आइस कैप्स कोई थोड़ा मोटा बर्फ नहीं है जो आपकी कहीं पे जमी हुई है, जो पिघल जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हजारों हजारों किलोमीटर में फैली हुई बर्फ की चट्टानें हैं। ये पिघल जाएंगी तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनका लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो सब डूब जाएंगे समुद्र के नीचे। देखिए, यहाँ पे ये सोचने को बोल रहे हैं कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बस हमें फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं और जो फैक्ट्रीज हैं, उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और बाइसिकल का यूज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत कम फ्यूल खर्च होता है। आप पर्सनल व्हीकल से जो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा एमिशन होता है उससे फ्यूल का। और प्लांट्स लगाएंगे तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और इस बात को फैलाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप तो सब समझ गए, सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, वो निकाल रहे हैं धड़ल्ले से, जला रहे हैं लकड़ियां, तो दिक्कत की बात है ना। अब देखिए, बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन मतलब एसिड रेन ही होता है, तेजाब की लिटरली बारिश होती है। उससे क्या होता है? स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारे बिल्डिंग से वो खराब हो जाते हैं उससे। और देखिए, बारिश का पानी आप कभी भी देखेंगे ना, तो बिल्कुल वो साथ पे नहीं अटका हुआ रहता, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहता, थोड़ा सा एसिडिक होता ही है आमतौर पे। पर जब उसका पीएच 5.6 से भी कम हो जाए, मतलब काफी ज्यादा एसिडिक हो जाए, तब वो कहलाएगा एसिड रेन। ये आमतौर पे पानी के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाने से होता है। फिर क्या बनाता है? एक एसिड, जो कि पानी के साथ जब नीचे गिरता है तो कहलाता है एसिड रेन। देखिए, गाड़ी वगैरह जब हम चलाते हैं या कोई भी फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह, तो उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। और यही गैसेस फिर आगे चल के ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीजन और पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि हवा में मिल ही जाता है, पानी भी मिल जाता है हवा के अंदर, और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, मिलकर बना देगा H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। सोचिए, हवा में ही बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। और वैसे ही आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो भी हवा के अंदर मिलकर जो है क्या बना देगा? नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, एसिड जब हवा के अंदर बन रहा है तो बारिश में गिरेगा नहीं, तो बन जाता है आपका एसिड रेन। मतलब कि ऑक्साइड्स जो हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, बड़े हार्मफुल होते हैं। देखिए, डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि ये फैक्ट्री है, गाड़ियां हैं, सब निकाल रही हैं अपने अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और सब जा रहा है आसमान में मिलके क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, नाइट्रिक एसिड बना रहा है। और फिर यही जो है पानी के साथ मिलके एसिड रेन करता है। उससे क्या होता है? जमीन पे गिरेगा तो लोगों को परेशानी, जानवरों को परेशानी, प्लांट्स वगैरह को परेशानी, पानी में गिरेगा तो एक्वेटिक लाइफ को परेशानी, और किसी बर्फीली जगह पे होगा तो वो फिर एसिड स्नो कहलाएगा। ठीक है, लिख भी रखा है यहाँ पे कि ये हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा प्लांट्स वगैरह के लिए, और एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। पानी की पाइपलाइंस होती हैं मेटल वगैरह की, तो उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है ये।
और बिल्डिंगों को डैमेज कर देता है, जैसे कि ताजमहल। आप सर्च करिएगा नेट पे, मिल जाएगा कि ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। क्यों? इसी एसिड की वजह से। पर इस एसिड रेन से बचने के लिए एक चीज हम कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, गाड़ियों के अंदर ऐसा सिस्टम बना दें कि वो पॉल्यूशन निकले ही ना, जिससे एसिड रेन हो। उसके लिए लगता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। करता क्या है, इसके अंदर आपके जो है ना प्रीशियस मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम और लेड भी लगता है। वैसे लेड तो प्रीशियस नहीं है, पर प्लेटिनम तक का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, इतनी महंगे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये करता क्या है कि अगर जो है आपके गाड़ी के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये निकल रहे होते हैं ना, तो इसको कन्वर्ट करके पूरी तरह से जला देता है, और इसको कन्वर्ट करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना हार्मफुल है नहीं, ये आपका प्लांट सोख लेंगे, और N2 हवा के अंदर ऑलरेडी होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता आपको। तो ये चीज होनी चाहिए। पर होता क्या है कि जब गाड़ियां बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनका कैटालिटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है, तब गाड़ियां बहुत धुआं छोड़ती हैं। उस टाइम पे उनका पॉल्यूशन का चालान कटता है, और कटना भी चाहिए। अब देखिए ताजमहल के साथ क्या हुआ कि पहले ये ऐसा कुछ दिखता था, जब इस पे एसिड रेन पड़ने लग गई तो धीरे 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 ये पीला पीला पड़ने लग गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये सेम इमेज को इन्होंने फोटोशॉप कर दिया है, पर एक्चुअली में भी ऐसे ही हुआ है ताजमहल के साथ। होता क्या है कि ताजमहल आपका बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब उसे जो बाइंडिंग एजेंट था ना वो ये है। बना तो वैसे संगमरमर के मार्बल से है, पर उसे चिपकाने का काम किया था कैल्शियम कार्बोनेट ने। और यही जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो बना लेता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। बताइए, CaCO3 से CaCO4 बन गया। ये पूरा कंपाउंड ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया इसने मॉलिक्यूल। इसी की वजह से इसमें डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे डिसकलर्ड हो रहा है ये, और अपनी चमक को खो रहा है। अब ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करा वहां के लोगों ने, क्या करा कि ताजमहल के आसपास एक एरिया चुन लिया कि इस एरिया के अंदर ना कोई भी पॉल्यूशन वाली एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री नहीं लगेगी, कोई भी इस तरह की गाड़ियां एंटर नहीं करेंगी जो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती हूँ। इसको बोल दिया आपका ताज ट्रेपीजियम, एक मतलब घेरा बना लिया कि उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। अब आ गए हैं हम पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पे। पर्टिकुलेट मतलब पार्टिकल वाला पॉल्यूशन। हवा के अंदर जो भी धूल मिट्टी के कण घूमते रहते हैं, और भी उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुई भी रहती हैं, वो सब हमारे फेफड़े में जब जाता है तो जम जाता है, जाके ब्लॉक कर देता है सांस लेने के पूरे सिस्टम को। इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमें। ये जब गाड़ियां चलती हैं और अच्छे से अपना बर्न नहीं कर पाती फ्यूल को, तो निकलता है धुआं वगैरह। जब आपको सीधे सीधे दिख रहा हो किसी गाड़ी के अंदर से, तो सीधे उसकी कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। और जो भी आग वगैरह लगती है उसमें तो स्मोक निकलता ही है। और फिर डस्ट पार्टिकल्स तो होते ही हैं जगह जगह पे, धूल मिट्टी और ऐश, जो आग लगाई उसका राख वगैरह, वो भी खराब करता है चीजों को। और ये सारी चीजें ज्यादातर इंडस्ट्रीज में से निकलती हैं। इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है वायबल, एक होता है नॉन वायबल। वायबल मतलब जिंदा, हवा के अंदर बैक्टीरिया मिला हुआ हो, फंगस मिला हो, एल्गी वगैरह मिला हो, तो क्या लगेगा आपका वायबल है। ये पॉल्यूटेंट जो है वायबल है, जिंदा है। जबकि होगा नॉन वायबल कौन सा, जो जिंदा नहीं हो, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया वगैरह वगैरह। अब आप सोचोगे कि ये बैक्टीरिया वगैरह भी हवा में जब तैरते रहते हैं तो उससे क्या नुकसान है। तो नुकसान है, अभी आप जो है थोड़े टाइम के लिए किसी कूड़ा घर के बराबर में रहना शुरू कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा सस्पेंडेड होंगे हवा के अंदर। वो सब जाएंगे आपके फेफड़े में, स्किन पे, वो सब हमला करेंगे बॉडी को और बीमार कर देंगे। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन होता है। और हम जो है एलर्जिक होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हवा में होते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत देते हैं हमें, और कुछ तो प्लांट को भी बीमार कर देते हैं। अब देखिए नॉन वायबल के बारे में बात करते हैं पूरी हमारी, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं हवा के अंदर जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही है। और PM2.5, PM10 ये सब क्या होता है, जिसके लिए अलग अलग मास्क मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो होता है आपका स्मोक पार्टिकुलेट, मतलब के धुआं। धुआं कहां से निकलता है? सिगरेट वगैरह जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए, कूड़ा जला लीजिए, या फिर पेट्रोल जला लीजिए, जो भी जलाएंगे धुआं तो निकलना है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। फिर नेक्स्ट है आपका डस्ट, धूल मिट्टी हवा में रहता ही है। कहां से आता है? या तो लकड़ी का बुरादे का जहां पे काम होता हो, लकड़ी छीलने का काम, वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट मिलेगी आपको।
कहीं पत्थर घिसाई का काम चलता हो वहां पे भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको डस्ट। जहां पे भी ग्राइंडिंग या क्रशिंग का काम चलता हो, दबाने का तोड़ने का काम पत्थरों को, चाहे कहीं पे सीमेंट की फैक्ट्री है वहां पे डस्ट बहुत मिलेगा, कहीं ग्राइंडिंग का काम चलता हो वहां पे भी बहुत मिलेगा, घिसने का काम किसी चीज को, कहीं तूफान भी आ जाए तब भी बहुत ज्यादा डस्ट देखने को मिलता है। होता क्या है कि जमीन के ऊपर के भी जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसे भी हवा के अंदर मिक्स कर देता है तूफान। फिर आ जाते हैं जरा मिस्ट पे। मिस्ट क्या होता है? स्प्रे ऑफ लिक्विड। स्प्रे ऑफ लिक्विड मतलब हवा के अंदर लिक्विड मिक्स हो जाए, ऐसा लिक्विड जो कि हमें नुकसान पहुंचाता हो, तो वो कहलाता है मिस्ट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट। बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड की फैक्ट्री में आप चले जाएं तो वहां पर आप थोड़े लंबे टाइम तक रहेंगे ना तो आपको फेफड़े की बीमारी हो जाएगी। होगा क्या कि अंदर से फेफड़े को गलाना शुरू कर देगा वो सल्फ्यूरिक एसिड, हवा के अंदर मिक्स हो जाता है ना, इसलिए। तो वो जो फ्यूम्स होते हैं हवा के अंदर वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम बोल देते हैं मिस्ट। जैसे सेंट आप जो है हवा के अंदर स्प्रे करेंगे तो आपको महक आ जाएगी, डिओड्रेंट की भी महक आ जाती है हवा के अंदर स्प्रे करके। वैसे ही बहुत सारे हार्मफुल चीजें अगर वो भी लिक्विड हवा के अंदर मिक्स हो गया ना तो वो भी हमारे फेफड़ों में जाएगा, नुकसान देगा, वो मिस्ट कहलाता है। और आमतौर पे ये हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो किसान अपने खेत में डालते हैं उसकी वजह से भी बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि है तो वो मारने के लिए ना, कीटनाशक है, बॉडी में जाके कुछ ना कुछ नाश तो करता ही होगा। फिर नेक्स्ट आपके फ्यूम्स। फ्यूम्स कुछ भी नहीं है, कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन कराई तो उसके अंदर से कोई महक निकलती है बाहर, उसी को बोल देते हैं फ्यूम्स। थोड़ा सा उसका पार्टिकल उड़ उड़ के हवा के अंदर मिक्स हो रहा होता है, उसको बोल देते हैं हम फ्यूम। बोल देते हैं ना परफ्यूम, मतलब के अच्छा वाला फ्यूम जो सूंघने में अच्छा लगे और नुकसान ना करता हो। वैसे ही सारे फ्यूम्स अच्छे थोड़ी होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं, कुछ पॉल्यूशन वाले भी होते हैं। कहीं पे भी सब्लिमेशन हो रहा होता है, मतलब कि सॉलिड चीज सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही होती है, तब आपका फ्यूम्स निकलने को देखते हैं। और डिस्टिलेशन के दौरान, बॉइलिंग के दौरान और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सब में फ्यूम्स निकलते हुए देखते रहते हैं हम। देखते तो नहीं है, मतलब महसूस हो जाता है। आप भी किसी केमिकल फैक्ट्री के आसपास से गुजरेंगे ना, आपको फ्यूम्स पता लग जाएगा, महक आ जाएगी अजीब सी। अब देखिए बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि हवा के अंदर पर्टिकुलेट पॉल्यूशन है ना, वो कितना खतरनाक है ये उसके साइज पे डिपेंड करता है। अब बताइए बड़े बड़े एटम्स हो उसके या कहीं तो मॉलिक्यूल्स हो तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या फिर छोटे छोटे पार्टिकल हो तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? तो जवाब है छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो उसके पार्टिकल होंगे ना वो हमारे नाक में ही कैद हो जाएंगे या फिर अंदर जाकर ही वो रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। हमारी बॉडी में म्यूकस होता है जो ये सारी चीजों को चिपका लेता है, तो अंदर तक नहीं जाने देगा। पर अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो सांस के जरिए सीधे फेफड़े में जाके जम जाएंगे, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा PM 2.5, ये बड़ी नुकसान वाली चीज है। होता क्या है ये 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोन, इतना छोटा डायमीटर वाला, वो सीधे नाक से आकर पता भी नहीं चलेगा कहां गया, पर धीरे धीरे जाके नुकसान करेगा। जबकि 10 माइक्रोन से ऊपर वाले वो इतना नुकसान नहीं करते। वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं, लॉज हो जाते हैं। लॉज मतलब फंस जाना, नेजल पैसेज में, नाक के रास्ते में। और लेड भी बड़ी खतरनाक चीज है भाई। लेड की वजह से एक बार मैगी बंद हो गई थी, बोल रहे थे कि आपके मैगी में लेड पाया गया है। तो लेड भी नुकसान करता है। ये कहाँ निकलता है? गाड़ियों के चलने से निकलता है लेड। पहले जो है ना लेड के मतलब लेड मिक्स हुआ हुआ पेट्रोल इस्तेमाल होता था, अब उस पे बैन लगा दिया गया है। अब बोलते हैं नहीं भाई बिना लेड वाला पेट्रोल चलाओ वरना मत चलाओ, क्योंकि रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर बड़े जरूरी होते हैं, उसकी ग्रोथ में रुकावट डाल देता है लेड। अब बताइए जिएगा कैसे आदमी? अब आ जाते हैं जरा स्मॉग पे। स्मॉग तो आपने बचपन से ही सुना होगा। फॉग और स्मोक का मिक्सचर, मतलब हवा के अंदर जो धुंध होती है उसके साथ अगर धुआं मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा? स्मॉग बन जाएगा। हवा के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, उसके अंदर कोई धुआं मिक्स हो जाए तो कहलाता है स्मॉग। बड़ा हार्मफुल होता है। धुआं सीधे पेट में जाएगा तो वापस आने का चांस भी है, पेट में नहीं मतलब के फेफड़े में। पर अगर स्मॉग के साथ जाएगा तो अंदर ही जाके चिपक जाएगा, बड़ा नुकसान देता है। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्लासिकल स्मॉग और एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल मतलब के नॉर्मल वाला, इसमें स्मॉग, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये गर्मी के दिनों में बनता है ये, ठीक है, जब बहुत अच्छे से गर्मी पड़ रही हो, सूखा पड़ रहा हो बिल्कुल, तब बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। मैंने बताया था ना कि
हाइड्रोकार्बन्स जो है निकलते हैं आपके, एक तरह का पॉल्यूशन है जो कि गाड़ियों से निकलता है, अनबर्न्ड फ्यूल से निकलता है और कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। तो यही हाइड्रोकार्बन्स जो है वो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिक्स होकर बनाते हैं आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता है आपके पास से। जैसे तेजाब नहीं होता, तेजाब क्या करता है, खींच लेता है आपके पास से इलेक्ट्रॉन को, वैसे ये भी खींच लेता है। अब इतनी बात कर ही ली है इस पे, तो जान लेते हैं ये बनता कैसे है। तो देखिए, कभी कभार जो है ना, हवा के अंदर जो NO2 होता है, NO2 आपको पता है एक तरह का पॉल्यूटेंट है जो गाड़ियों से निकलता है, उस पे जब सनलाइट पड़ती है तो एनर्जी सोखता है। ये एनर्जी सोखेगा तो कुछ तो काम करना होगा ना इसको। तो क्या करता है ये कि अपने अंदर से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है और बना लेता है NO, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोऑक्साइड, जो आप कहना चाहें। अब ये जो अकेला ऑक्सीजन है ये बड़ा नुकसान करता है भाई, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। वो ढूंढ रहा होता है कहीं ना कहीं मैं रिएक्ट कर जाऊं बस कहीं, तो ढूंढते ढूंढते हवा में देखता है कि भाई ऑक्सीजन बहुत है हवा में, तो उसी के साथ मिक्स होकर ओजोन नहीं बना लूंगा, तो बना लेता है ओजोन। अब आप सोच रहे होगे कि ओजोन तो बहुत अच्छी बात है भाई, ओजोन वैसे डिप्लीट हो रहा है, तो बनाए जितना हो सकता है उतना ओजोन बनाए, बढ़िया है ना। पर नहीं, ओजोन जो है काम का सिर्फ तब रहता है जब वो रहे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ऊंचाई पे बहुत ज्यादा। ट्रोपोस्फेयर पे रहता है ना तो पॉल्यूशन की तरह ये नुकसान करता है। पर फिलहाल यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके बाद ये जो आपका बच गया है ओजोन, ये भी रिएक्ट करता है फिर NO के साथ, बोलता है कि भाई मुझे भी रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो कर लेता है रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, नाइट्रो ऑक्साइड के साथ जो पहले बना था आपका। अब सोचिए क्या बनाएगा, दोनों मिक्स होकर NO बना लेगा और O2 बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखिए, ओजोन होता है एक टॉक्सिक गैस, जहरीला होता है ये हमारे लिए, और इससे भी खतरनाक है आपका NO2 और O3 जब रिएक्ट कर जाए हाइड्रोकार्बन के साथ। ये दोनों जब रिएक्ट कर जाते हैं, हवा के अंदर जो हाइड्रोकार्बन हैं जो कि अनबर्न्ड फ्यूल है, गाड़ियों के अंदर से जो निकला है, जो फैक्ट्रियों के अंदर से निकला है, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तब बनाते हैं आपका फोटोकेमिकल स्मोक। उसके बाद ये बनाते तो बहुत कुछ है, पर तीन चीजें बहुत ज्यादा बनाते हैं। एक है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एक है एक्रोटीन, ये भी बनाते हैं, और एक बनाते हैं PAN। ये तीनों चीजें बहुत नुकसान देती हैं। यही है आपका स्मॉग, हवा के अंदर मिला पाया जाता है और सीधे आपके फेफड़ों में जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, बीमार कर देगा आपको, बीमार, बहुत ज्यादा बीमार बनाने के लिए काफी है। आगे देखिए क्या करता है ये इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, कैसे बनाता है बीमार। इससे आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये जो पैन है आपका, ये पैन, ये पावरफुल आई इरिटेंट है, मतलब ऐसे वैसे आंख नहीं जलेगा, बहुत खतरनाक जलेगा। और हवा के अंदर जो ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपके नाक और गले को नुकसान पहुंचाएंगे, जलाना शुरू कर देंगे उसको, मतलब कि इरिटेट करेंगे, जलाना तो नहीं शुरू करेंगे, इरिटेट कर देंगे। इससे आपको सिर में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में मुसीबत हो सकती है। और इसके अलावा इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाता है, ये रबड़ को खराब कर देता है, तोड़ देता है उसको। रबड़ सोचिए, टायर के अंदर रबड़ लगे होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं इससे। प्लांट को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में साथ मेटल को भी नुकसान पहुंचाता है, बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब आप समझ गए फोटोकेमिकल स्मोक कितना खतरनाक होता है। वैसे कोई भी स्मोक खतरनाक ही होता है, पर फोटोकेमिकल स्मोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आपका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि बनता कैसे कैसे और क्या क्या बनाता है। सब पूरा बता दिया है, 2-4 स्टेप की बात है, समझ जाओ बस। पहले NO2 टूटेगा सनलाइट से टूटता है, तभी तो इसका नाम है फोटोकेमिकल स्मोक, क्योंकि फोटोन गिर रहे हैं ना इसके ऊपर, लाइट गिर रही है, इसलिए इसका नाम है फोटोकेमिकल स्मोक। जैसे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोन गिरते हैं उसके ऊपर, लाइट पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस, वैसे ही ये फोटोकेमिकल स्मोक। NO2 पे पड़ा आपका सनलाइट, क्या बनाया उसने, NO बनाया और O बनाया। अब यही O जो है फिर रिएक्ट करा O2 के साथ और बना दिया ओजोन, फिर इस ओजोन ने रिएक्ट करा किसके साथ, NO के साथ, फिर बना दिया आपका NO2 और O2। अब इसमें जो ओजोन है, ये ओजोन और ये जो NO2 है, ये दोनों चीजें ये किसके साथ रिएक्ट करती हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ।
अब हाइड्रोकार्बन होते हैं हजारों तरह के, इसलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा हाइड्रोकार्बन, पर बनाएगा तीन ही चीज सबसे ज्यादा अमाउंट में, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोटीन और पैन। ये बस याद रखना आप, मतलब पूरा प्रोसेस। देखिए डायग्राम में बता रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है हवा के अंदर, और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो कि गाड़ियों से निकल रहा है और फैक्ट्रीज से निकल रहा है, क्योंकि ठीक से वो जलाते नहीं है ना, वैसे ही फेंक देते हैं बिना जलाए बिना ही ठीक से। ऊपर जाएगा सूरज की रोशनी से ये मिक्स होकर क्या बनाएगा, ये तीन सब्सटेंस सबसे ज्यादा अमाउंट में, फोटोकेमिकल स्मॉग। और इस स्मॉग को अगर आपको रोकना है तो बहुत आसान है, कैटालिटिक कन्वर्टर। फिर से बता रहा हूं, कैटालिटिक कन्वर्टर। गाड़ियों को मेंटेन करना शुरू करिए, उसके अंदर का कन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा हो आपका, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में ना जाए और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी हवा के अंदर ना जाए। और फिर हमेशा की तरह जितना हो सके प्लांट लगाइए। और ये भी पाया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी चेंज कर देते हैं, उसे भी मेटाबोलाइज करके पॉल्यूशन को खत्म कर देते हैं।